गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे टीडीएस का कॉन्सेप्ट पार्ट वन। टीडीएस क्या है पहले ये हम लोग समझते हैं। अभी एक एग्जांपल देखिए। इसमें एक प्रोफेशनल है, उसने एक लीगल सर्विस प्रोवाइड किया रिलायंस को। लेट से अमाउंट इज 1 लाख रुपीज। रिलायंस उसको अब पेमेंट करेगा 1 लाख रुपया। टीडीएस का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो पेयर है वो, या दैट इज रिलायंस इन आवर केस, वो 1 लाख रुपया नहीं 90,000 रुपीज पेमेंट करेगा टू दिस प्रोफेशनल गाय, और उसके बिहाफ में 10,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज अ टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? टीडीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये जो ट्रांजेक्शन है अब ये इनके पोर्टल पे, टीडीएस के पोर्टल पे आ जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए का इनकम अर्न किया है फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ऐसे ही करके मिस्टर ए ने माइट भी पॉसिबल कि रिलायंस से, टाटा से काम कराया हो और उनको उसके ऊपर टैक्स पे करना हो। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट को पूरा का पूरा जो रेवेन्यू होता है पूरे एक साल का प्रीवियस ईयर का, वो टैक्स होता है नेक्स्ट ईयर में, विच इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक बार में पैसा अगर गवर्नमेंट को आएगा तो पूरा कंट्री को रन करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को कंट्री रन करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो इट इज बेटर कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसे आते रहे ईच एंड एवरी मंथ में। तो टीडीएस बिकम अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब होगा क्या, ये पर्टिकुलर पर्सन को 1 लाख का इनकम हुआ फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इसको 90,000 का पेमेंट करेगा और 10,000 रुपीज मिस्टर ए के बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर देगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, इसका असेसमेंट होगा 23-24 में। अब मिस्टर ए ने डिक्लेयर करेगा अपना इनकम जो भी है ड्यूरिंग द ईयर में अर्न किया। ये जो टीडीएस होगा उसका वो तो रिफंड ले लेगा, या तो फिर उसका जो टैक्स लायबिलिटी है उसके साथ एडजस्ट कर लेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है टीडीएस का। मतलब यहाँ पे जो डिडक्टर है उसको हम लोग पेयर बोलते हैं, दैट विच इज रिलायंस, जो डिडक्ट करेगा अमाउंट टीडीएस का, और डिडक्टी जिसका टीडीएस कट रहा है दैट इज कॉल्ड पेई, जिसका टीडीएस कट रहा है वो है मिस्टर ए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है और ये आया क्यों। अब इसका छोटा छोटा पॉइंट समझते हैं। टीडीएस का जो रेट है वो हर एक सेक्शन में दिया हुआ है, अभी हम लोग आगे में पढ़ लेंगे उसको। अगर सपोज उसका किसी का पैन नंबर नहीं है तो क्या होगा टीडीएस का रेट? तो 206AA बोलता है अगर किसी ने पैन नंबर नहीं दिया तो जो भी उस एक्ट में रेट है या फिर 20% विच एवर हायर का कॉन्सेप्ट लगेगा। बट सेक्शन 194Q और 194O में 5% टीडीएस डिडक्ट होगा हायर रेट पे अगर पैन अवेलेबल नहीं है। 194Q क्या है? 194Q है अगर आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं एंड वैल्यू ऑफ द गुड इज मोर देन 50 लाख रुपीज, तो आपको टीडीएस 0.1% पे काटना होगा। सिमिलरली 194 ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लगता है, अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीडीएस काटेगा। अगर आप इस केस में पैन नंबर नहीं देते हैं तो 5% का आपका टीडीएस का रेट होगा। सेकेंड केस, अगर आप किसी की नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का टीडीएस काट रहे हैं तो जनरली होता है इनके पास तो पैन नंबर होगा नहीं, तो फिर आप क्या हायर रेट पे काटेंगे? आंसर इज नो। अगर आपका वो डिडक्टी आपको ये डिटेल देता है, उसका नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो किस रेसिडेंट, किस कंट्री का वो रेसिडेंट है, टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पासपोर्ट नंबर होता है, वहाँ पे उनका एक प्रमाण होगा, वो उनको डिटेल देना पड़ेगा। अगर वो ये सारे डॉक्यूमेंट देते हैं तो इवन इफ ये पैन नंबर इज नॉट अवेलेबल, हायर रेट इज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जब टीडीएस हम काटेंगे जो रेट स्पेसिफाइड है, क्या सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल होगा? तो क्वेश्चन ये है कि सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल नहीं होगा, जो रेट दिया हुआ आपको उसी रेट पे काटना होगा। बट जब भी आप सैलरी का पेमेंट करेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी को पेमेंट करेंगे तो उसमें सरचार्ज और सेस ऐड होगा, बाद बाकी किसी भी सेक्शन पे नहीं ऐड होगा। अब आते हैं सेक्शंस पे। पहला सेक्शन है सेक्शन 192, जो कि सैलरी को लेके बोलता है। तो डिडक्टर कौन होगा? कोई भी पर्सन जिसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। डिडक्टी कौन होगा? एम्प्लॉई होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? क्रेडिट ऑफ पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ जब पेमेंट करेंगे तभी होगा टीडीएस एप्लीकेबल। क्या रेट पे होगा? इस पे कोई रेट नहीं है, इसका एक स्लैब रेट होगा। तो होगा क्या, पूरे साल भर में आपका जो भी इनकम अर्न होगा वाया सैलरी, आप अपने एम्प्लॉयर को पता होगा, आपको उसमें डिक्लेरेशन देना होगा कि आपका लॉस कितना है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी आपने इंटरेस्ट अगर कुछ होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच बिकम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, आप वहां पे शो करोगे। करेक्ट।
तो वहां से आपका जो लॉस हुआ, आपने जो एटीसी में इन्वेस्टमेंट किया, एटीडी में इन्वेस्टमेंट किया, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, आपने एचआरए लिया, आप सारा का सारा अपने एम्प्लॉयर को बताओगे, वो आपके बिहाफ में पूरा का पूरा कंप्यूटेशन आपका करेंगे एंड ही विल फाइंड आउट कि व्हाट इज द टैक्स अमाउंट विच इज लायबल टू बी पेड बाय यू। आपके बिहाफ में वो उतना पर मंथ के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ये लाया क्यों गया था, क्योंकि ये देखा गया था मैक्सिमम पीपल आर वन ऑफ जो होते हैं सैलरीड पर्सन होते हैं, बट वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते थे। तो नाउ इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर या फिर डिडक्टर, उनके बिहाफ में जाके वो टीडीएस जमा करें। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि मिस्टर ए रिलायंस में पहले काम करते थे, 6-7 महीना उन्होंने काम किया, 7 मंथ उन्होंने काम किया, देन ही मूव टू टाटा पावर। जब टाटा पावर में जाएंगे तो टाटा पावर को कैसे पता चलेगा कि ही हैज ऑलरेडी अर्न लेट 20 लाख रुपीज फ्रॉम रिलायंस। तो मिस्टर ए को टाटा पावर जो नेक्स्ट कंपनी होगी उसमें डिक्लेरेशन देना होगा कि हाउ मच इनकम ही हैज अर्न फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज और उस पर कितना टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। एज आई मेंशन्ड, इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज, अदर सोर्स में कितना कमाया, एफडी से इंटरेस्ट कितना कमाया और कोई अदर इनकम है वो आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उनका कंप्यूटेशन बनेगा, जो भी टीडीएस बनेगा वो एम्प्लॉयर उनके बिहाफ में डिडक्ट करेगा। इस पे एक केस लॉ है। क्वेश्चन ये उठा था कि होटल्स जो टिप्स कलेक्ट करते हैं इन द नेम ऑफ सर्विस चार्ज और व्हाटएवर, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज, अपने सर्वेंट्स में, अपने वेटर्स के इक्वली। तो क्या उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 192? तो आईटीसी लिमिटेड का ये केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर टिप्स कलेक्ट होता है और वेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती, उस पर कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। पार्टनर जो सैलरी अर्न करते हैं उस पर टीडीएस अंडर सेक्शन 192 नहीं आएगा। वो अपना इनकम एसेस करते हैं अंडर पीजीबीपी, उसके हिसाब से जो कंप्यूटेशन होगा टीडीएस होगा वो होगा, बट सेक्शन 192 में टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। ये था अपना सेक्शन 192। नाउ मूव टू 192 ए। वो होता है प्रोविडेंट फंड का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब आप विड्रॉ करते हो तब उस पर टीडीएस आएगा। टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? ऑफकोर्स प्रोविडेंट फंड जो मैनेज करती है। क्या रेट होगा? 10% होगा। कितने अमाउंट पे टीडीएस नहीं एप्लीकेबल है? 49,999 रुपीज। लेस देन 50,000 का मतलब 49,999 रुपीज का अगर आपको पेमेंट हो रहा है तो उस पर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। उसके ऊपर अगर 50,000 उसके ऊपर होगा तो टीडीएस एट द रेट 10% डिडक्ट होगा। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो ये याद रखिएगा, आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो 42.744% होगा, दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा। टीडीएस तो भी नहीं कटेगा अगर आपका पीएफ का अमाउंट एग्जाम्प्ट होता है। अब हम लोग पता होगा कि पीएफ का अमाउंट तब एग्जाम्प्ट होता है जब आपने 5 साल कंटिन्यूस, आपने 5 ईयर्स काम किया है, सर्विस दिया है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है इसके लिए हुआ, तो वो एक एग्जाम्पशन का सैलरी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अगर आपका पीएफ अमाउंट इज एग्जाम तो आपका टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर पीएफ अमाउंट इज टैक्सेबल, तो आपको 50,000 के ऊपर में आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सेक्शन 193 में आते हैं टीडीएस और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब हुआ बॉन्ड, डिवेंचर, जो भी कंपनी इशू करते हैं उस पर टीडीएस की क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर होगा। डिडक्टर कौन होगा? जो उसने बॉन्ड इशू किया है या फिर सिक्योरिटीज इशू किया है, वो किस रेट पर काटेगा? 10% पर काटेगा। टीडीएस एप्लीकेबल कब नहीं है? अगर इंटरेस्ट हम जो पे कर रहे हैं एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी को कर रहे हैं, हमें पता है मैक्सिमम तो एलआईसी ही उठाता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उठाते हैं, बैंक्स उठाते हैं, क्योंकि उनका ये नेचर ऑफ बिजनेस है। वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए हुए बॉन्ड सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट उसका टीडीएस डिडक्ट करे। हेंस एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी का अगर डिडक्टिव है तो उसका टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट अगर पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, बट ये याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड 2018 बोल के एक बॉन्ड इशू हुआ था, इस पे टीडीएस कटेगा क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम था। अगर इसका अमाउंट 10,000, इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 के ऊपर जा रहा है इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर लिस्टेड कंपनी कोई बॉन्ड से सिक्योरिटी इशू करती है, वो डीमैट फॉर्म में है, तो टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। बट सपोज वो डीमैट फॉर्म में नहीं है या फिर अनलिस्टेड कंपनी ने कोई बॉन्ड से डिबेंचर इशू किया है, तो अगर उसका अमाउंट 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, अगर 5,000 तक है तो टीडीएस नहीं करेगा फॉर द केस ऑफ इंडिविजुअल एक्चुअल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर लिस्टेड कंपनी है, डीमैट शेयर्स है, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल।
बट अगर अनलिस्टेड कंपनी है या फिर डीमैट में शेयर्स नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ डिडक्टी है, तो अगर इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, अगर 5,000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 194A टीडीएस इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ये आता है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, मतलब बैंक का इंटरेस्ट, एफडीज का इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब पे जो टीडीएस होगा 194A पे कटता है। ये कौन काटेगा? जिनका ऑडिट हुआ है लास्ट ईयर वही काटेंगे। और ऑडिट किसका होता है? सेक्शन 44AB में बोला हुआ है इंडिविजुअल एचयूएफ सबका ऑडिट होता है, बट इंडिविजुअल एचयूएफ में एक एग्जम्पशन है। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस रन कर रहे हैं और उनका टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है या फिर प्रोफेशनल पर्सन का ग्रॉस 50 लाख तक है तो ऑडिट नहीं होता। मतलब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है वो तभी टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194A जब उनका बिजनेस का टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ या फिर प्रोफेशनल है और उसका ग्रॉस 50 लाख के ऊपर है। क्या रेट पे काटेंगे? 10% पे काटेंगे। अब इसका एग्जम्पशन पढ़ लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपीज है, 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन हुआ? हु अटेन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। अगर वो 60 ईयर्स इस साल अटेन करते हैं, इवन 31 मार्च को एक दिन के लिए भी अटेंड करते हैं, तो ही द सीनियर सिटीजन फॉर द होल, और उनका जो टीडीएस होगा वो 50,000 के एप्लीकेबल एग्जम्पशन लिमिट पे आएगा। मोर देन 50,000 होगा तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। 5,000 इन एनी अदर केस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट पे जो भी होगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आई इनकम टैक्स जो रिफंड देती है उसमें जो इंटरेस्ट होगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम जो लोन लेते हैं बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, उसको अगर हम पे करते हैं बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, क्या उस पर हमें टीडीएस काटना है जिन्होंने लोन लिया है? तो नहीं। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, एलआईसी को, जीआईसी को, अदर इंश्योरेंस कंपनी को, उस पर हमारा लायबिलिटी नहीं है टीडीएस काटने का। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, एनएससी बॉन्ड, इसमें भी हमें टीडीएस नहीं डिडक्ट करना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसमें ये अमेंडमेंट भी आया था। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दूसरे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रही है या फिर अपने मेंबर्स को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। इफ द प्रीवियस लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है एंड इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो अप टू 40,000 50,000 का लिमिट है। 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। आई रिपीट, टीडीएस कब एप्लीकेबल होगा? अगर इंटरेस्ट जो पे हो रहा है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है या मेंबर्स को दे रही है, और अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है एंड द टीडीएस अमाउंट इज आल्सो, सॉरी, इंटरेस्ट अमाउंट इज आल्सो मोर देन 50,000 50,000, देन टीडीएस तभी एप्लीकेबल होगा। अगर इंटरेस्ट अमाउंट इज अप टू 40 और 50,000 एंड मेरा टर्नओवर इज आल्सो लेस देन 50 करोड़, तो मेरा टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अगर पेड बाई है फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म अपने पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट कर रही है तो भी टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रही है तो भी नहीं एप्लीकेबल है। अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, अगर पीएसयू शेड्यूल बैंक इशू करते रहते हैं, इंफ्रा कंपनी इशू करती है तो उस पर भी टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। एक क्वेश्चन उठा था कि सपोज मेरे पास पीएनबी का बैंक है और मेरे पास 4 ब्रांच में पीएनबी का एफडी करा के रखा हुआ है, तो क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा अगर मैं 20,000 ईच एंड एवरी ब्रांच से मैं अर्न कर रहा हूँ इंटरेस्ट के रूप में? तो सिंस हर एक बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है वाया पैन नंबर, वो ट्रेस कर लेंगे कि आपका टीडीएस का इंटरेस्ट का अमाउंट मोर देन 50,000 40,000 जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये जो लिमिट है 40 और 50 का, ये बैंक वाइज है, नॉट द ब्रांच वाइज, राइट। मतलब अगर आप 20,000 करके अर्न कर रहे हैं फ्रॉम 4 पीएनबी ब्रांचेस, दैट इज टोटल अमाउंट 80,000, आपका टीडीएस इज एप्लीकेबल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 194C में। ये एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में व्हेन यू वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में। सेम अगर आपका ऑडिट होके रखा हुआ है तो आपको टीडीएस काटना है, बट आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है या ग्रॉस से 50 लाख के नीचे है, आपको टीडीएस ये 194C इज नॉट एप्लीकेबल। टीडीएस का रेट क्या है? अगर डिडक्टी का इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% कटेगा, अगर कंपनी फर्म और कुछ भी है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% टीडीएस कटेगा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा
तो 30,000 का लिमिट है जिसपे टीडीएस नहीं काटना, और एग्रीगेट पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख का अगर लिमिट है, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। अगर आप पर्सनल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, पर्सनल एक्सपेंस जैसे मेरा अपना खुद का घर मैंने रिपेयरिंग करवा रहा है, या फिर मैं ऑफिस अपना पर्सनल एक्सपेंस के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा पे ये सेक्शन 194 इज नॉट एप्लीकेबल। ट्रांसपोर्ट के केस में एक एग्जम्पशन है। अगर आपका बिजनेस है फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का, मैं भाड़े पे गुड्स कैरेज चढ़ा रहा हूँ, फ्लाइंग कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, और मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 गाड़ी और उससे कम तक रखता हूँ, मैक्सिमम 10 व्हीकल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा रहता है, और मैं डिक्लेरेशन देता हूँ अलॉन्ग विद पैन, तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। बट सपोज करिए 2 जनवरी को 2 जनवरी तक मेरे पास 9 गाड़ी था, राइट। 5 जनवरी को जाके मैंने एक और गाड़ी खरीद लिया, 3 गाड़ी और खरीद लिया, तो मेरे पास कितना हो गया, 12 गाड़ीज हो गया, 12 व्हीकल्स हो गया। तो क्या ये डिक्लेरेशन अब काम आएगा? तो सीबीडीटी का सर्कुलर है, वो ये बोलता है कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका 10 व्हीकल को क्रॉस करता है, आपको ये टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। हेंस इवन इफ 15 मार्च को अगर आपका बिजनेस है फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज का, और आप 10 व्हीकल तक ओन करते हो, तो आपका टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जहां आपका व्हीकल का नंबर मोर देन 10 व्हीकल्स हो गया ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन आपका टीडीएस, तो आपका टीडीएस कटेगा। अब एग्जांपल लीजिए, 1 दिसंबर को मेरे पास 10 गाड़ी था, मेरे पर टीडीएस नहीं एप्लीकेबल था। 10 दिसंबर को मैंने 3 गाड़ी खरीद लिया, और 5 जनवरी को जाके मैंने 5 गाड़ी बेच दिया, तो क्या टीडीएस एप्लीकेबल होगा? देखिए, 1 जनवरी तक जब तक 1 दिसंबर तक जब तक आप 10 गाड़ी ओन कर रहे थे, आपका टीडीएस नहीं होगा, आपको डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द पैन फर्निश करना होगा, आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। 10 दिसंबर को जब आपने एडिशनल गाड़ी खरीदा और आपका एक्सीड हो गया मोर देन 10 व्हीकल्स, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इवन इफ आप यू सेल दोस व्हीकल्स लेटर ऑन, आपके ऊपर ये टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। रीजन बीइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 10 व्हीकल्स से ऊपर खरीद लेते हो, एट एनी टाइम लिखा हुआ है एक्ट में, मतलब अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक दिन के लिए भी 10 व्हीकल से ज्यादा ओन कर दिए, तो आप पे ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब क्या होता है? अब वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवे, यानी अगर ट्रांसपोर्ट का चार्जेस किसी और को दे रहे हैं एक्सेप्ट रेलवे, यानी रेलवे पे अगर आपने माल भाड़ा का दिया, आपको टीडीएस का जरूरत नहीं है। लॉजिक ये है कि रेलवे तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, तो उसका टीडीएस डिडक्ट करके क्या ही कर लोगे। कैटरिंग की सर्विस, manufacturing or supply of any product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer। मतलब हुआ, एग्जांपल लीजिए कि रेमंड अपना जो शूटिंग होता है, अपना जो कपड़ा होता है, वो कभी भी रेडीमेड सिलवाता नहीं है। वो क्या करता है, बेसिकली एक जॉब कॉन्ट्रैक्टर, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, उसने उसको मटेरियल दे दिया, उसको डिज़ाइन दे दिया, और बोला कि इसी मटेरियल पे आप मेरा जो डिज़ाइन दिया है उस पर टीडीएस सॉरी उस पर आप कपड़ा बना दो। तो सिंस यहाँ पे रेमंड दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज सप्लाइंग ऑफ मटेरियल, सेकेंड कंडीशन इज अपना डिज़ाइन देना, अपना रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन बताना, तो इस पर टीडीएस इज एप्लीकेबल। सेकेंड कंडीशन लीजिए, आप देखे होगे जूट बैग्स होता है ना, जो मॉल्स हैं, शॉपिंग्स में जाते हो, जूट बैग होता है। पैंटालून्स में आप गए या शॉपर स्टॉप में गए, आपको जूट बैग दे दिया गया, उसमें उन लोगों का ब्रांड या लोगो लगा हुआ है। नाउ जनरली कंपनी एक जॉब वर्कर को बोलती हैं, उनको अपना लोगो दे देती हैं और बोलती है कि मेरे को इस स्पेसिफिकेशन, ये साइज में, ये माइक्रोन का प्लास्टिक ये बैग या जूट बैग बना दीजिएगा। मटेरियल आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, बट मटेरियल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, दैट्स इट। तो क्या इस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, सिंस मटेरियल इज नॉट सप्लाइड बाय देम, या फिर इनका भी कोई भी एसोसिएट एंटिटी, ओनली स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट बताया गया है, तो टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। हाउएवर अगर शॉपर स्टॉप ये बोल देता कि नहीं, आपको जो मटेरियल है XYZ लिमिटेड से ही खरीदना होगा, एंड XYZ लिमिटेड वही कंपनी है जिसमें शॉपर स्टॉप के जो डायरेक्टर हैं कॉमन डायरेक्टर, देन ये रिलेटेड पार्टी है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी अगर 2 कंडीशन मीट होता है, फर्स्ट कंडीशन है सप्लाई ऑफ मटेरियल, सेकंड कंडीशन अलॉन्ग विद द मटेरियल रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन भी दिया जा रहा है, तो टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल।
कैटरिंग में आपको टीडीएस काटना होगा, कैरेज ऑफ गुड्स में काटना होगा, बट रेलवे को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो नहीं काटना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट में आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैंने, समझ के रखिए, मैंने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पकड़ा, बोला कि मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका एडवर्टीजमेंट करा दीजिए अक्षय कुमार से। अभी आपने देखा ना पान विलास, पान बहार का एडवर्टीजमेंट में अक्षय कुमार आ गए। बेसिकली होता क्या है, पान विलास ने एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पकड़ा मुंबई के, उनको बोला मेरे को ऐसा करके एक ऐड बनवाना है। एडवर्टीजमेंट एजेंसी दो काम करती है, पहले एक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है, फिर न्यूज चैनल टीवी चैनल से बात करती है। तो जो पेमेंट टीवी चैनल को कर रहे हैं उस पर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, ये सीबीडीटी का एक सर्कुलर है, नाइदर अंडर सेक्शन 194C, नाइदर अंडर सेक्शन 194H। यानी मैं अगर सपोज करें 10 करोड़ का पेमेंट कर दिया एडवर्टीजमेंट एजेंसी को, और मैंने बोला आप पूरा का पूरा मुझे ऐड बना के दीजिएगा, रिक्वायरमेंट मेरा ये है, स्पेसिफिकेशन मेरा ये है, तो जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ मुझे उस पर टीडीएस तो काटना है 194C में, बट एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो पेमेंट कर रही है टू दैट टीवी चैनल, उस पर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। सीबीडीटी का सर्कुलर बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टीवी चैनल एंड एडवर्टीजमेंट एजेंसी, इट इज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड नॉट प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस, एंड टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। अपना पार्ट 1 यहाँ तक हम लोग क्लोज करते हैं, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट टाइम वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।